गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम है आप सभी का द ऑफिसर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज के सेशन में हम लोग और फिर वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, उन सबको हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर देंगे एंड वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और अपना रजिस्टर और कॉपी पेन लेकर के मतलब जो है वो बैठें। और जिन लोगों को लगता है कि हमें नोट करना चाहिए वो तो जरूर नोट कर लें, जिनको आता है वो भी ठीक है और जिनको नहीं भी आता है तो वो अपना सीख सकते हैं, है ना। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। द जर्नी ऑफ 100 माइल्स स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप। तो मीलों की दूरी क्यों ना हो, आखिरकार शुरुआत तो एक सिंगल सेल से ही होती है, मतलब सिंगल स्टेप से ही होती है ना। जो है पहले कदम से ही होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कौन आगे हैं? ठीक है, अमोद कुमार है, लवली यादव है, रोशन है, इशरत फातमी है, आर्यन एफएफ, ऋषुराज, शालिनी भंडारी, गुड इवनिंग डियर, ठीक है। देन कुमारी प्रियंका, ठीक है, दो बार नाम लिखने की जरूरत है। देन क्या है, चलिए अभी शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और आज जो ये सेशन हमारा चल रहा है, ठीक है, उसका जो आज है आपका कौन सा दिन होगा? हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से 24वां दिन या 25वां दिन होगा। इस पे लिखने से रह गया है। तो इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये गेस का क्वेश्चन सीरीज है और ये आपका वर्क 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 सभी के लिए है। और जिस वाला पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। देन जो 1 to 5 के हैं और इंडिया का कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एंड 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 का जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, ठीक है, जो इसमें भी बायोलॉजी आता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स आता है। देन इसमें भी जो आपका साइंस आता है, इसमें तो मैथ साइंस दोनों आते हैं, इसमें खाली जैसे आपका साइंस है तो वो कवर हो जाएगा। 11 to 12 का जूलॉजी और बॉटनी में भी काफी आपको हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। सीधे सीधे क्वेश्चन आप पीवाई की उठा करके देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन एनसीईआरटी बेस्ड ये सीरीज है और इसमें एससीईआरटी के क्वेश्चन भी डाले जाएंगे एंड एनसीईआरटी बेस्ड तो ये है ही, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है। अब जो इसमें पीवाईक्यू है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और ठीक है, जो भी लगता है मुझे कि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। एमडी अशरफ, नहीं माजिद अशरफ, केशव 3, नवीन कुमार, आलोक, ओके, आप सभी का वेलकम है डियर, ठीक है। तो शुरुआत की जाती है सेशन की, हाँ ठीक है। धनंजय कुमार नमस्ते, शिफा खान गुड इवनिंग, लवली, ओके, एस के साहू। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने से पहले ये थोड़ा सा अनाउंसमेंट है। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 है, उस बैच की शुरुआत पीआरटी 1 to 5 वाले बैच की शुरुआत जो है वो ऑफलाइन बैच में हो गई है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 27 फरवरी से हुई थी, यानी अभी इस बैच की शुरुआत ही हुई है। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइव आ सकते हैं पटना में, नाथ कुटी कॉम्प्लेक्स, मुसल्लापुर हाट, पटना, और ये इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है। आप इसमें जो है रूबरू होकर के आमने सामने से जो है वो पढ़ाई अपना कर सकते हैं। रेणु कुमारी, सुमैया वाजपेयी। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं और आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? वर्गीकी का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान का मतलब ये होता है कि चीजों को इस तरह से सुव्यवस्थित करके रखना कि चीजों को हम आसानी से ढूंढ सके, पहचान सकें, जान सकें, उनके बारे में कुछ याद कर सकें, यही होती है टैक्सोनॉमी। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है चीजों को क्लासिफाई करते हैं, चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज करते हैं, रखते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कह देते हैं या वर्गीकरण विज्ञान कह देते हैं। जिस तरह से आपने किराना स्टोर में देखा होगा, किराना स्टोर में अगर हम देखें तो चीजें बड़ी सिस्टमेटिक वे में रखी होती हैं ना। मसाले एक तरफ, आटा एक तरफ, दाल चावल एक तरफ, शैम्पू एक तरफ, तेल एक तरफ, रेजर एक तरफ, है ना, सर्फ एक तरफ, इस तरह से करके होता है। अगर वो इस तरह से ना करे, ऐसे ही छोड़ दे बिल्कुल उल्टा सीधा, वैसे ही जो है शोरूम में भर दिया जाए या दुकान में भर दिया जाए तो देखिएगा वो दुकान बड़ी कबाड़ा लगेगी देखने में और चीजों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। जिस तरह से आप जाते हैं मेडिकल स्टोर में तो आप जैसे ही डॉक्टर का पर्चा ले आकर के डॉक्टर को उसको दिखाते हैं जो है केमिस्ट को, तो वो देख करके आपका बता देता है कि हाँ ये दवाई हमारे यहाँ मिल जाएगी और ये नहीं मिलेगी, इस तरह का देखा आपने। तो वो क्या है, अरेंज करके रखता है। तो इसी तरह से जितने प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, उन सबको हमें व्यवस्थित करके उनको अलग अलग कैटेगराइज करके रखना पड़ता है, समझ रहे हैं? उनको अलग अलग कैटेगराइज रख के करना पड़ता है ताकि हम आराम से स्टडी कर पाए। भाई हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैमल है, स्तनधारी है, ये कैसे पहचानेंगे ये एम्फीबियन है, कैसे पहचानेंगे ये सरीसृप है, कैसे पहचानेंगे मछलियों की कैटेगरी में आएगा, कैसे ये इंसेक्ट में आएगा और इंसेक्ट में भी कौन कौन सा होगा। तो इनको जो है क्लासिफाई किया गया।
क्योंकि हर साल 10,000 से ज्यादा नई प्रजातियां न्यू खोज ली जाती हैं, और उनको किस में रखेंगे और कैसे, उनकी स्टडी करके ह्यूमन वेलफेयर एंड जो इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखना, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। आज हमारी सबकी क्या है ना, यानी इंसान जो है, मानव जो है, होमो सेपियंस, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी प्रजातियों को संभाल करके है ना संभालने की कोशिश करें। बट सबसे ज्यादा देखिएगा जो प्रजातियां हैं, डाइवर्सिटी है, उसी का यही नाश करता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी इंडस्ट्री लगा रहा है इंसान, इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, तो इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ा रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है आपको दिया है जैसे डी कंडोले, एंड देन क्या बेंथम एंड हुकर, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। देन इससे अगला दिया है क्या है, लिनियस। लिनियस, तो यहाँ पर जो सही आंसर है देखिएगा, मस्जिद अशरफ वो उसी तरह से करवाया जाएगा, बट कोई नहीं, अभी है ना समथिंग है ना, कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती ही हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, लीनियस है। लीनियस साहब ने और जो है इनके बारे में बताया कि भाई हम चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं, और इनका जो पूरा नाम था वो आप सब जानते होंगे क्या था, कैरोलस लीनियस था। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, कैरोलस लीनियस नाम था, पूरा नाम क्या था, कैरोलस लीनियस साहब था। और इन्होंने कहा कि हम चीजों को, दुनिया में जितनी चीजें मौजूद हैं उनको दो कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है दो कैटेगरी में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दो कैटेगरी में क्या किया इन्होंने, उसको डिवाइड किया और कहा कि हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। यानी आपका यहां से एक और क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके और बनने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जो है क्या क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे, मैं हर एक चीज बताते हुए चलूंगा, आप जो है बस उसको समझते हुए चलिएगा, जरा भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहां पर देखिएगा कि इन्होंने जो बताया था वो क्या बताया कि हाँ, दुनिया में जितनी चीजें मौजूद हैं उसको जो है इन्होंने दो जगत में विभाजित कर दिया, यानी टू किंगडम में जो है इन्होंने विभाजित किया। यानी टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो भी इन्होंने दिया था, दो जगत का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। और इन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, है ना। तो याद रखिएगा, एक तो इन्होंने बताया था कौन सा, प्लांटी। इन्होंने कहा कि एक तो दुनिया में क्या है, प्लांटी है, यानी वनस्पति है, वनस्पति होती है। तो एक तो जगत बना दिया इन्होंने प्लांटी, यानी वनस्पति जगत बनाया, और दूसरा जो है इन्होंने क्या बना दिया, जगत एनिमलिया, यानी दूसरा बना दिया एनिमलिया। बट ये बात जो है एक हद तक सही रही, लेकिन बाद में आज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसका जिक्र हमने कल कर लिया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि बार बार वही चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। तो जंतु जगत, तो याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दो जगत का सिस्टम किसने दिया था, तब भी आपका आंसर क्या होगा, वो यही होने वाला है, यानी टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक का नाम कैरोलस लीनियस साहब था। अब देखिएगा कि हम चीजों को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, अगर लिविंग की बात करते हो, क्या ना, जो अगर तुम लिविंग की बात करते हो तो क्यों करते हो, तो इधर देखिएगा कि अगर हम लाइफ की बात करें यानी जीवन की बात करें, तो जाहिर बात है सबसे पहले तो पूरी दुनिया में फिर हम जीवन का ही जिक्र करेंगे। बट जीवन से हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जीवन। अगर हम सही से क्लासिफिकेशन करने लगे तो आइए देखिए, मैं समझा देता हूं डिटेल में। तो किंग है ना, फिर इसके बाद में कहा जाता है कि भाई डोमेन हो सकता है। तो इसके बाद में जो है क्या आता है, डोमेन आता है। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर आप पीजीटी जूलॉजी की तैयारी कर रहे होंगे या पीजीटी बॉटनी की, तो उन लोगों को, उन बच्चों को ये जरूर पता होगा कि सबसे पहले लाइफ आती है, लाइफ के बाद में जो है डोमेन आता है ना। लेकिन इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये जो है डोमेन से हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सा डोमेन है। यानी लाइफ जो है वो जमीन पे भी पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी हो सकती है, स्थलीय जीवन हो सकता है, जैसे हम जमीन पे रहते हैं तो स्थलीय जीवन होगा। लेकिन ऐसा भी जीवन हो सकता है जो किसमें, हवा में भी हो सकता है, बहुत से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब जो है उसमें पाए जाते हैं। तो खास वायरस को तो हटा दो, लेकिन बाकी जीव पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी लाइफ है, ऐसा भी जीवन है जो पानी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ ऐसा भी जीवन है जो पानी में पाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन को जो हम शामिल करते हैं वो यहां से करते हैं कि भाई हम इसको अब किंगडम में डिवाइड कर दें, और किंगडम को आप हिंदी में बोलते हैं जगत। क्या बोलते हैं इसको, जगत बोल देते हैं। और जगत में बहुत से क्या जुड़ जाते हैं, तो याद रखिएगा फाइलम होते हैं। फाइलम, अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो संघ होगा, इसके इक्विवेलेंट डिवीजन हो सकता है। इसके बाद में जो होता है फिर क्या होती है, याद रखिएगा क्लास होती है, और क्लास को आप क्या बोलते हैं, वर्ग बोल देते हैं। और इसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर होता है, इससे छोटा ऑर्डर होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, गण बोल देते हैं, गण कहते हैं। और इसके बाद में जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका क्या, फैमिली आती है, फैमिली आती है। और आज मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं जो इंसान का, आप लोग भी बताइएगा कि कैसे कैसे होगा। तो इसको हम बोलेंगे कुल कहेंगे, और कुल के बाद में आप सब जानते हैं क्या आता है, जीनस आता है, और जीनस को आप क्या है, वंश कह देते हैं। और वंश के बाद में जो आता है वो क्या आता है, स्पीसीज आती है। इस तरह से आप दो चीजों को अगर आप लिखते, इस तरह से लिखते हैं, तो आपको यहां से दो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि सबसे, अगर हम उनकी बात ही नहीं कर रहे तो जाहिर बात है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो होगी वो किंगडम हो जाएगी। यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई,
वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। तो वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है, वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है वो होती है आपकी क्या, किंगडम। और जो सबसे छोटी होती है, याद रखिएगा, वो होती है स्पीसीज। यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो होगी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो यहां से आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा। इससे आने वाले क्वेश्चन में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट आपका कंफ्यूजन मैं आज दूर कर दूंगा। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी, है ना, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो इसी में आती है। अब एक चीज और समझिएगा कि अगर हम वंश और प्रजाति के नामों को एक साथ मिलाकर के लिख दें, यदि हम वंश और प्रजाति के एक साथ नामों को मिलाकर के रख दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सजीवों का वैज्ञानिक नाम क्या देते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों नामों को, अगर हम इन दोनों नामों को एक साथ मिला दें, तो किसी भी उसका मतलब जीव हो या कोई भी हो, जहां कोई भी जीव हो, उसका क्या बन जाता है, वैज्ञानिक नाम बन जाता है। यानी जिसको आप बोलते हैं साइंटिफिक नेम बोलते हैं। चलो हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो कौन बताएगा, तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो कौन बच्चा बताएगा, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है। हमारा जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, आप लोगों को ये बताना है कि हमारा जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। वो, हाँ, हमारा जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, हमारा जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, एंड यू गाइस आर डूइंग वेल, सो कीप इट अप। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारा बताओ ना वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखो, हमारा जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, जैसे आप बच्चे बता रहे हैं कि हमारा वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। तो देखिए, होमो को आपको लिखना है कैपिटल लेटर से, हमेशा याद रखेगा, और इसको लिखना होता है स्मॉल लेटर से। तो ये जो हो गया होमो, ये हमारा क्या है, जैसे आपने लिखा होमो सैपियंस, होमो हमारा वंश है, होमो हमारा वंश है, और सैपियंस हमारी क्या है, प्रजाति है। यानी अगर हम वंश और प्रजाति के नामों को एक साथ मिलाकर के लिख दें तो वो वैज्ञानिक नाम बन जाता है। जैसे राना टिग्रीना, है ना, जैसे पाइसम सटाइबम, है ना, टीनिया सोलियम, इस तरह से जो आप, है ना, फेरिटिमम पोस्थुमा केंचुआ का नाम होता है। इस तरह से किसी का भी नाम जब आप लिखेंगे तो होमोस एक साथ मिला के नहीं लिखते हैं डियर, एक साथ मिला के कभी नहीं लिखते हैं। होमो सैपियंस को लिखना है तो होमो को लिखोगे आप, यानी जीनस को हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज को लिखा जाता है हमेशा किससे, स्मॉल लेटर से। तो इसको लिखा जाता है किससे, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, याद रखेगा, इसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे आइए क्लासिफिकेशन करके मैं दिखाता हूं कि ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, चलिए मानव का आप क्लासिफिकेशन करके दिखाओ मुझे सारे बच्चे। अगर हम ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर किस तरह से कर सकते हैं कि भाई देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे मानव में किंगडम की। तो बताओ, मानव का जो किंगडम होगा उसका नाम क्या होगा, मानव का जो किंगडम होगा उसका नाम क्या होगा। भाई हम किस में आते हैं, एनिमेलिया। तो हम किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। यानी हम कहेंगे, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, चलिए, हमारा जो जगत होगा, मानव का जो जगत होगा वो क्या होगा, जंतु जगत होगा। कौन सा जगत होगा, जंतु, है ना। उसके बाद में फिर आता है हमारा संघ। तो हम कौन से संघ के मेंबर हैं, कितने बच्चे बता सकते हैं। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और हर तरह के क्वेश्चंस में जो है करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, इजी क्वेश्चन ही तो है ये सारे, है ना, वो सब मैं करा रहा हूँ ना, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, हर तरह के क्वेश्चन में कराते हुए चलूंगा। तो प्लीज आप हल्के क्वेश्चन, यानी इजी क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन करते हुए चलिए। हर तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देने वाला हूँ। और ये आपकी जो क्लास है वो सभी के लिए है, पीआरटी के लिए है ना, 6 to 8 के लिए है। और ये जो जनरल साइंस आपका सभी में आता है, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, उन सब के लिए जो है यहाँ से हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हमारा जो संघ होगा हमारा जो संघ होगा वो कौन सा होगा, याद रखिएगा, हम कौन से संघ के मेंबर होते हैं, कोडेटा। कोडेटा के बाद में फिर हमारा आता है वर्ग, यानी क्लास आती है। हमारी क्लास होती है कौन सी, याद रखिएगा, मेमेलिया। कौन सी, मेमेलिया, जिसको हम बोलते हैं स्तनी या स्तनधारी मेमेलिया, है ना। कौन सी होती है हमारी, स्तनधारी मेमेलिया, है ना। देन फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो गण होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, गण होता है हमारा कौन सा, जो हमारा गण होगा वो कौन सा होगा, तो मेमेलिया हो गया हमारा क्लास। और फिर हमारा जो ऑर्डर होगा, कौन से ऑर्डर में आते हैं हम, तो हम आएंगे किसमें, हमारा रहेगा कौन सा रहेगा, तो जंतु हो गया, कोडेटा हमारा मेमेलिया, और हमारा ऑर्डर रहता है कौन सा, प्राइमेट। कौन सा रहता है, प्राइमेट। तो हम किस में आते हैं, प्राइमेटा। तो हम आते हैं किसमें, प्राइमेटा में। किस में आते हैं, प्राइमेटा, है ना, प्राइमेटा। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि नॉन प्राइमेटा क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका आता है गण, के बाद में आएगी हमारी फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है, कुल। तो हम कौन से कुल के मेंबर हैं, होमिनिडी। तो याद रखिएगा हमारा कौन सा होता है, होमिनिडी हमारी फैमिली होती है। मानव की फैमिली का नाम क्या, होमिडी। एंड उसके बाद में क्या आएगा, वंश। तो वंश हमारा क्या होता है, होमो। अभी आप लोगों ने लिखा ही था हमारा वंश कौन सा है, होमो।
और हमारी जो प्रजाति है वो कौन सी है, याद रखिएगा प्रजाति हो जाएगी हमारी कौन सी, सेपियंस। तो देखो अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम, कितना आसान है ये, है ना, अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रजाति होती है वो कौन सी होती है, सेपियंस होती है, और अभी इन दोनों को मिला करके आपने कहा था कि ये हमारा वैज्ञानिक नाम है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोल देते हैं, यानी इसमें दोनों को मिलाकर के हम नाम लिखते हैं, समझ रहे ना। तो हमारी जो फैमिली है, अब देखो यहां पर जितने भी गण हैं वो हम प्राइमेटा गण के मेंबर हैं, जितने प्राइमेटा होंगे उनमें सभी में, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टेड बात है एक बड़ी इंटरेस्टेड बात है, जितने भी जो है कौन होंगे, प्राइमेटा होंगे, उनमें जो है याद रखिएगा कि एमसी होती है, एमसी होती है, और वो होते हैं कैसे, कंटिन्यूअस ब्रीडर, जब चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, लैंगिक प्रजनन करके बच्चों को जन्म दे सकते हैं, समझ रहे ना। तो और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे आपका देखिए प्राइमेट में कौन आते हैं, मानव आता है, बंदर आता है, ओरंगुदान आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है, सियामीज आता है, ये सब जितने भी होते हैं सब जो है वो किसमें, जो मानव जैसे दिखते हैं, जिनका वंश एक जैसा होता है, मतलब ऑर्डर एक जैसा होता है, ये सब में एमसी होती है, यहाँ तक कि ठीक है जो प्राइमेट्स होंगे। नॉन प्राइमेट्स में आपके आते हैं जैसे भैंस, बकरी, घोड़ा, है ना, जैसे शीप हो गई, भेड़ हो गई, देन उसके अलावा हाथी हो गया, है ना, ये सब, इनमें कभी भी एमसी नहीं होती, इनमें ओसी होती है, एस्ट्रस साइकिल क्या होती है, एस्ट्रस साइकिल होती है, और उसको हीट कहा जाता है, और उनमें जो है कभी भी सीजनल टाइप का वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते, वो साल में या तो एक बार या साल में 2 बार, इससे ज्यादा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, समझ रहे ना, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, तो यहां से जो है बहुत सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, ये था हमारा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अब जो है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया था, तो यहाँ से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर था कैरोलस लिनियस था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है डियर। अगला क्वेश्चन है ये वाला, पिरवाल मूल यानी कोरोलोइड रूट किस निम्न पौधों में किस में पाई जाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से बता सकते हैं। क्या है, इन विच प्लांट कोरोलोइड रूट जो है वो आर फाउंड, यानी आपको बताना है कि जो कोरोलोइड रूट्स होती हैं ये किस में पाई जाती हैं, बस सिंपल सा आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पाइनस, पाइनस को आप जो है चीड़ की लकड़ी भी कह देते हो, देखो एक तो होती है चिड़ किसी से खुन्नस, और ये है चीड़, तो चीड़ की लकड़ी भी होती है, इसको बेसिकली लोग आम भाषा में चीड़ कहते हैं। हाँ बिल्कुल आता है। कश्यप, रोहित, क्या आपको नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखा दूं, पीआरटी के ही क्वेश्चन इसमें वो सब है, मतलब आप जो है क्या समझ रहे हैं आप, है ना। मैं टियर 1, टियर 2, टियर 3, है ना, इन सब में हजारों सिलेक्शन है, जो हमारे पढ़ा हुए सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना उस तरह से नहीं देखिए, और हमारा काम है सबको साथ में लेकर के चलना। आसान क्वेश्चन तो दुनिया करा रही है, एबीसीडी तो हर जगह खिला रहा है ना। कोई भी जरा सारा पढ़ पढ़ा करके जो है सब एबीसीडी खिला रहा है। तो अगर आपको लगता है कि एबीसीडी खेलने से आपको जो लगता है कि काम चल जाएगा, तो आप एबीसीडी खेल सकते हो जा करके, बट अगर एग्जाम में थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आपकी एबीसीडी निकल जाएगी वहां पर, याद रखिएगा, कोई ये नहीं देखने वाला। अब ये यहाँ पर जो इतने बच्चे हैं, यहाँ पर और बच्चों को देखिएगा, इसमें बहुत से बच्चे पीआरटी के बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, और वो बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ढंग से पढ़ी है और वो पढ़ रहे हैं और वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि बनी बनाई खीर मिल जाए और ऐसे ही नॉर्मल जो है बना बनाया सब मिल जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए, तो शायद धोखे में है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। और देखिएगा जितना आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा करा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि एबीसीडी खेलना हो तो दुनिया एबीसीडी खिला रही है, जाकर के एबीसीडी खेल लीजिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसे क्वेश्चन भी इतने हल्के भी मैंने कराए हैं, लेकिन अगर आपके वो जो 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं, है ना, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, मेरा मकसद ये है ना, कि उन सबको भी मैं करा दूं। और है ना, मेरा मकसद है कि उन सब घरों में आज है चिराग जलाने का है जहां पर सदियों से एजुकेशन के लिए अंधेरा है, या एजुकेशन का अंधेरा है, ठीक है ना। तो भाई जरा पढ़ लो इसको। जो बच्चे आर्ट्स, जो बच्चे पीआरटी के हैं, देखिएगा ये धड़ाधड़ आंसर जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो ये कहां से सीख है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। ये बेटर है उन लोगों से, ये बेटर है उन लोगों से जिन्होंने टाइम अभी नहीं दिया है, क्योंकि ये टाइम दे चुके हैं। तो हर एक अच्छी चीज के लिए वक्त देना पड़ता है, चाहे वो अच्छे रिश्ते क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी सेहत क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी कोई भी चीज हो, उसको टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए कोरोलोइड रूट जो होती है वो किस में पाई जाती है, याद रखिएगा साइकस में पाई जाती है। कोरोलोइड रूट जो होती है, देखिए होती क्या है, आप सबने जो है एक रिलेशन पढ़ा होगा, सहजीविता, क्या बोलते हैं उसको, सहजीविता। तो सहजीविता का मतलब होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। आपने पढ़ा होगा कि हम उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह देते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह देते हैं, यानी सहजीविता कह देते हैं, जिसमें 2 जीव एक साथ मिलकर रहते हो। देखिए भाई, साथ में रहने का मतलब मैं आपको बता दूं, जो आप लोग ये हमेशा याद रखते हो कि साथ में रहना फायदेमंद होता है
है ना, ऐसा नहीं होता। देखिए दो लोग जो है साथ में रहते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि दो लोग शादी करते हैं, है ना, कि सही से रहने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। हाँ, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही दो मेंबर, जरूरी नहीं है कि दोनों को फायदा हो। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है कि दो मेंबर एक साथ में रह रहे हो, एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो? ऐसे भी हो सकता है एक को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे को नुकसान हो, ऐसे भी हो सकता है एक को कोई फर्क नहीं पड़ता एक को फायदा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों को फायदा हो। अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, यानी सहजीविता में म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, परस्परता कहा जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि अगर हम यहां पर इसकी पॉजिटिविटी की ही बात करेंगे तो ये सहजीविता जड़ होती है। क्या इसमें होता है कि साइकस की जो जड़ें होती हैं, साइकस की जड़ों में अक्सर देखिएगा कि जो है कवक वगैरह रह सकता है ना, तो ऐसी जड़ों को हम जो है इस तरह का जो है कह देते हैं, और ये अपनी जड़ों को बिठाने में काम करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं इसका, और अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा भाई, जिनको अगर भरोसा है और वो चाहते हैं कि नहीं हमें इस बार ही सिलेक्शन लेना है, तो याद रखिएगा कि वो जो है इन चीजों को इज्जत देते हुए, है ना, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए माइक्रोराइजा। और जो सफलता का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि ये नहीं आता वो नहीं आता, लगता है पेपर वही सेट करेंगे, तो जो है उनके कहने में ना आए प्लीज, है ना। और जो ऐसा कह रहे हैं भाई उनको भी मैं कहूंगा भरोसा करके पढ़ लीजिए। तो जो माइक्रोराइजा होता है, देखिए माइक्रोराइजा जो होता है इसकी स्पेलिंग होती है माइक्रोराइजा, है ना। तो जो माइक्रोराइजा होता है इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं, है ना, खास करके साइक पाइनस वगैरह की, जो पाइनस की जड़ें होती हैं, पाइनस की जड़ें, और उसकी जड़ों में क्या रहता है, एक फंगस रहता है, एक कवक रहता है। ये भी क्या है, सहजीविता दर्शाता है। सहजीविता का मतलब ये होता है कि इसको देने के रहने के लिए, इसकी जड़ों को घुसाने के लिए आवास प्रदान करता है, और वो उसको बदले में क्या है, रहने के लिए, है ना, देखेगा कि रहने की जगह दे देता है वो भी, और इसको फूड प्रदान करता है, फंगस को भोजन प्रदान करता है। जिस तरह से आप लोगों ने लाइकेन का एग्जाम्पल रट रखा है, सिर्फ लाइकेन ही उसका एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमारी बॉडी में भी हमारी बॉडी में भी क्या है, सहजीविता होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे अंदर, हमारी गट में एक एस्केरिशिया कोलाई नाम का एक क्या रहता है, जो है बैक्टीरिया रहता है हमारे अंदर। उसका फायदा हमारे अंदर यह है कि वो हमारे अंदर जिंदगी जी रहा है, और हमारा फायदा यह होता है कि वो हमारे पाचन में मदद कर रहा है। यानी जब दोनों को फायदा हो तो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। देखिए बच्चा बता रहा, वसी अख्तर, हाँ, अमित आचार्य, यस माइक्रोराइजा, हाँ माइक्रोराइजा में जो है पाइनस होता है और फंगस होता है, कवक होता है, एग्जैक्टली। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आपने वही पढ़ लिया हो कि भैंस की पीठ पे बगला क्यों बैठता है। बहुत से लोग ईवीएस में ये फर्जी टाइप के क्वेश्चन पढ़ करके, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते हैं, बच्चों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने पूरा इन्वायरमेंट पढ़ लिया। यही चीज मैंने टीआरई 1 में जब बोली थी, बच्चों को डिटेल में पढ़ाया था, तो उनको बड़ा पढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि आदत नहीं थी ना, बच्चों को वही आदत थी पढ़ने की, भैंस की पीठ पे बगला बैठता तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। लेकिन क्वेश्चन आए थे बायोकेमिकल साइकिल से, क्वेश्चन आया था आपके इकोसिस्टम से, क्वेश्चन आए थे, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, है ना, एनर्जी के फ्लो से क्वेश्चन आए थे। तब उनको समझ में आया कि हाँ किस लेवल का पढ़ना होता है। समझ रहे ना, कुछ लोगों को लगता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के उनको लगता है कि उन्होंने इन्वायरमेंट बहुत पढ़ लिया, हेड की पीस पे बगला क्यों बैठता है, उनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का पता चल गया, है ना। हमें तो सारा वो आता है ना। पोल्यूशन से कितने क्वेश्चन आए थे, तो देखिएगा अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना डियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे साइकस हो गया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एड्स होने का कारण क्या है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एबीसीडी टाइप का क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रख रखा है। चलिए पढ़ लीजिए इसको। एड्स इज कोज्ड बाय, आपको बताना है कि जो एड्स होता है, एड्स होने की वजह क्या है। बगली भी बैठती है, हाँ, भैंस की पीठ पे बगला बैठता है। उनको लगता है कि हमने सीटेट पास कर लिया, तो पता नहीं जो है बहुत जो है हमने डिटेल में इन्वायरमेंट पढ़ लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो है जुड़े रहिएगा द ऑफिसर एकेडमी के साथ, है ना। और मेरी क्लास रोज जो है इतने बजे होती है। आपको हल्के, भारी, मॉडरेट, एक्सपेक्टेड, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी वेज, एससीईआरटी वेज, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कराते हुए लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बस आप भरोसा रखिए और एग्जाम में आप देखिए। इस बार ये चैप्टर क्लोज कर दो, कि क्लोज का मतलब ये है कि जॉब ले ला करके खत्म करिए। ठीक है, तो क्या है आपका T1 लिम्फोसाइट की कमी, यानी डेफिशिएंसी ऑफ T1 लिम्फोसाइट, या फिर उच्च रक्तचाप हो जाता है इसमें, या फिर जो है राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होता है, या इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो व्हाट शुड बी द आंसर। देखिए सारे बच्चे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल फर्राटेदार धड़ा धड़ा आंसर जो है जबरदस्त वाले आंसर कर रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बच्चों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अच्छे बच्चे अगर साइंस में है तो मेरी गारंटी है ये बच्चे और सब्जेक्ट में भी जो है
धुरंधर ही होंगे, है ना। तो जो बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं उससे समझ में आ जाता है, बच्चे के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। और ठीक है, वैसे ही कहा जाता है कि ये बच्चे अगर साइंस में अच्छा कर रहे हैं तो ये आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी जो बच्चे हैं वो सारे के सारे देखिए बाकी सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब में बढ़िया करेंगे, इनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सही आंसर देखिए कंफ्यूज करने के लिए T1 लिम्फोसाइट लिख दिया, और देखा जाए तो हमारा आंसर सही यही है। आइए जरा बताते हैं कि होता क्या है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए WBC के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे जो बात करने वाला हूं वो लिम्फोसाइट्स की करूंगा। ठीक है, लिम्फोसाइट जो होती है, लिम्फोसाइट को आप देखिएगा हिंदी में इनको जो है आप लसी का अणु के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा कई बार जो है लसी का अणु लिखा आ जाता है, तो रही बात हिंदी की, तो हिंदी जो है डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन एक और है, ठीक है ना। हाँ, आप लाइव देख रहे हैं कहां से? लाइब्रेरी से। कौन कौन है भाई? वसी अख्तर है, ठीक है। भाई जाहिर बात है, सब में देख लीजिएगा घूम घाम करके, अगर दिल ना लगे दिलदार, है ना, तो हमारी गलियां आ जाना। ठीक वैसे ही सब में पढ़ करके देख लेना, जब आपको लगे कि बायलिंगुअल और इस तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ना है और आपको वाकई में लैंग्वेज समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, तो आप रोज 8 बजे आ सकते हैं। आपका वेलकम है, स्वागत है। और ठीक है, द ऑफिसर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर 8 बजे की क्लास में मैं रोज रहता हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो देखिएगा WBC का एक प्रकार है और इसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है आपकी बी लिम्फोसाइट्स। कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट्स। कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स। और मैं अक्सर बच्चों से एक बात और बोलता हूं, आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और उससे कहीं ज्यादा आपको ये पता होना जरूर चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। और कुछ लोग वो चीज पढ़ रहे हैं जो नहीं पढ़नी है, और उस चीज को कम पढ़ रहे हैं जो पढ़नी है, और देखिएगा पछताएंगे। इसलिए जो है भाई, है ना, सही तरीके से सही डायरेक्शन दीजिए। ये जिंदगी है, और ठीक है, जितना पीछे रह जाओगे जितना, उतना ही पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो इनको जो है टी लिम्फोसाइट्स आप कह देते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी कह देते हैं, और इनको आप लस्सी का अणु भी कह सकते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो आप ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप चाहे तो इनको लस्सी का अणु, बी लस्सी का अणु कह सकते हैं, और इनको भी जो है क्या, टी लस्सी का अणु आप कह सकते हैं। अब देखिएगा कि ये नाम क्यों पड़े, कौन बच्चा बताएगा? कैन आई आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड और नॉट? मैं भी आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज याद रखेगा कि आप जो है, आप ये बताओ कि इनको बी लिम्फोसाइट क्यों कहा गया। और आप थ्योरी की क्लास में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जो बच्चे थ्योरी की क्लास में इसको पढ़े होंगे वो जरूर इसका आंसर सही बताएंगे। तो ये बताओ कि इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया फ्रेंड्स? आपको ये बताना है कि इनका ये नाम क्यों दिया गया, ऐसा आखिरकार हुआ क्यों। ठीक है, चलो मोनी, उदय कुमार, हाँ ठीक है, हाँ भी राजगीर की धरती में शुक्रिया। आप लोगों ने जो यहाँ पर जो ऑफलाइन के बच्चे हैं बेपना अच्छे बच्चे हैं, ऑनलाइन के बेपना अच्छे बच्चे हैं, आई एम फील ठीक है गुड, क्योंकि मैंने यहाँ पे आकर के ठीक है बहुत अच्छा फील किया है। इतने अच्छे बच्चे हैं, हमेशा पैर छूते हैं, वो तो एक अलग बात है, रेस्पेक्ट मन से करते हैं, वैसे भी मन से रेस्पेक्ट होती है। तो द ऑफिसर अकेडमी में है ना, सारा चीजें बढ़िया है, एकदम एकदम जबरदस्त है ना। सबके जो थिंकिंग है वो सारी बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा क्या है, अच्छी है, कि बस किसी भी कारण से बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है कि ये बोन मैरो में बनकर के आती हैं, WBC का टाइप ही, और ये WBC का टाइप होता है। आप सबने पढ़ा होगा कि ये WBCs होती हैं, WBC का टाइप होती हैं, WBC का प्रकार होती हैं फ्रेंड्स, है ना, ये सब आपने पढ़ रखा है। एंड ये होती हैं बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये अस्थि मज्जा में इनका फॉर्मेशन होता है, अस्थि मज्जा में बन के खून में आती है, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट कहा। क्योंकि आप सब जानते हैं इंग्लिश में अस्थि मज्जा को हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा के अंदर क्या होती है? बोन मैरो होती है, इसलिए इसको बोन मैरो कहा जाता है। एंड मतलब बोन मैरो के अंदर होती है। और याद रखिएगा कि हमारे सीने में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस। क्या होता है? थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो होती है, थाइमस ग्रंथि में इसका फॉर्मेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो निर्माण होता है, आपका क्वेश्चन यहां से भी बनेगा और आपका क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, है ना। तो इनका जो अगर निर्माण की मैं बात करूंगा कि इनका निर्माण कहां होता है फ्रेंड्स, तो आप जो है इनका निर्माण वहीं पे बताएंगे कि इनका निर्माण जो होता है कहां पर होता है, थाइमस में होता है। याद रखेंगे, थाइमस एक ग्रंथि होती है जो हमारे सीने में होती है। समझ आ रही बात यहां तक है? आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अस्थि मज्जा में बी का निर्माण होता है। एंड जब किसी को एड्स होता है, तो एड्स जो है वो किस वजह से होता है ना। याद रखिएगा कि इसके लिए एक HIV होता है। बहुत से लोग बोलते हैं HIV वायरस, ऐसे नहीं बोला जाता। या तो आप बोलिए HI वायरस या आप बोलिए HIV ओनली, क्योंकि वी तो उसमें छुपा हुआ आ गया। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये हमारी जो है टी लिम्फोसाइट सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, उनको मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारी टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रभावित होती हैं,
अच्छा, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सपोज करिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप ये कहें कि मान लो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, ये चलो कोई मैंने ऐसे मान के चलो कि ये जो है इधर खड़ा है, इसका नाम है मान लो रंगीला, और है ना, क्या नाम है इसका, रंगीला, और इधर जो है खड़ी है कौन, बसंती, और बसंती ये कह रही है ना, ठीक है, इस तरह से कि देखो जो है ना, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है ये HIV पॉजिटिव है, ये क्या कह रही है कि ये HIV पॉजिटिव है, क्या है ये HIV पॉजिटिव है, ठीक है, HIV पॉजिटिव है, और ये कह रही है कि इधर जो ये खड़ा है इसका नाम है मान लो शांतनु, और ये कह रही है कि ये जो शांतनु है, ठीक है, इसका जो ये है ये एड्स का रोगी है ना, तो ये कह रही है इसको कि ये एड्स का रोगी है, सपोज करो कि ये बता रही है इसको कि एड्स का रोगी है, तो इसका मतलब कितने लोग समझते हैं, ठीक है, कि इसका नाम क्या है, ठीक है, चलो आप बताओ कि इसका नाम मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो ये इशारा करके कह रही है, इशारा करके कह रही है कि HIV पॉजिटिव है, और ये अभी जो है एड्स का रोगी हो चुका है, इसमें फर्क क्या है, तो हाँ, तो ये जो है बसंती जिस तरह से करी है, ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि HIV वायरस इसकी बॉडी में मौजूद है, इसकी बॉडी में क्या है, जो है मौजूद है क्या, वायरस, अभी इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी है, इतनी रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो अभी इसके इम्यून सिस्टम पर असर नहीं डाल रही, ठीक है ना, असर नहीं डाल रही। अब ये जो एड्स का रोगी है ना, इसका नाम क्या बताया था हमने, शांतनु, और ये क्या है, रंगीला, तो रंगीला जो है वो अभी HIV पॉजिटिव है, ठीक है, ये HIV पॉजिटिव है, यानी अभी इसका जो है शरीर इस लायक है कि अभी ये रोगों से लड़ने की इसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, बट ये बेचारा ऐसा हो गया कि अब इसके अंदर जो है इसका जो रोगों से लड़ने का तंत्र है, रोग प्रतिरोधक तंत्र है, समझ रहे हैं ना, हाँ, ये जो है अफेक्ट हो गया, अब ये बीमारियों की दुकान बन के रह जाएगा, इसने जो है ये मतलब होता है इसका। अब देखिएगा कि जब HIV है ना, तो इसमें जो है ये कोशिकाएं प्रभावित होने लगती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होने लगती है कम। अब जो है फिर क्या होगा कि इंसान में तरह तरह की बीमारियां, नहीं दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, सपोज करो मेरा एग्जांपल ले लो, चाहे या मेरा एग्जांपल मतलब यार, ठीक है, इसी का ले लो, तो ये समझ लो कि ये HIV पॉजिटिव है, अगर जैसे ही इसका सिस्टम की टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रभावित होने लगेंगी, ये फिर बाद में चल के एड्स का रोगी हो जाएगा, एड्स का रोगी हो जाएगा। शुरू में एकदम से एड्स नहीं होता है, किसी किसी को एकदम से एड्स हो जाता है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, बहुत से लोगों को तो पूरी जिंदगी ऐसा होता है कि पता चला 40 साल की एज थी और उसको 20 साल बाद जाके पता चला कि एड्स हो गया, बोले अच्छा ये तब की बात है ना, तो वो लोगों को तो ऐसा होता है। और जो लोग बिल्कुल जर्जर होते हैं, जिनमें पहले से कमजोरी होती है, तो पता चला उनको एड्स हुआ था 6 महीने पहले, पता चला 6 महीने बाद जो है वो एड्स के रोगी हो गए, मतलब HIV आया था 6 महीने पहले और 6 महीने के बाद में जो एड्स के रोगी हो गए, इसलिए कहा जाता है। हाँ, तो याद रखिएगा कि बसंती कहेगी कि दोनों से रिश्ता करना है तो किसी से नहीं करना, और इधर जो है वो रहता है, इससे अगर बात चलाओ रिश्ते की तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको जो है कुछ भी नहीं है ना, ये याद रखिएगा। चलिए खैर, HIV का टेस्ट होना चाहिए शादी से पहले, मेरा ऐसा मानना है कि होना चाहिए। पता चला कि किसी को एड्स का रोगी के साथ शादी कर दी जाए, पता चला कि दूसरे को मुफ्त में जो है उसको बीमार कर दिया गया और इंसान तड़प तड़प करके सूख सूख करके मरता है, इसमें बहुत बुरी तरह से मरता है, इसलिए जो है होना चाहिए शादी से पहले एड्स का टेस्ट। खैर चलिए अगली बात हम जो है बात करेंगे, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। देखते हैं कितने लोग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बता पाएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट सटीक क्वेश्चन है आप लोगों का। ऑप्शन है आपका नाइट्रोबैक्टर, जीवाणु का नाम है, ठीक है ना। देन इसका नाम क्या है, ठीक है, देन क्या है, राइजोबियम है, देन क्या है, रोडोस्पाइरिलम है, ठीक है, देन क्या है, नाइट्रोबैक्टर है। व्हाट शुड बी द आंसर। वीडियो को हमारे शेयर जल्दी से, और जो है ना बने रहिएगा इसी तरह से हमारे सेशन में, ठीक है, इसी तरह के सेशन को लेकर के मैं आता रहूंगा, आगे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा फ्रेंड, तो देखेंगे कौन सही आंसर देगा। अब आप लोगों को मैंने बताया था, देखिए यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स CO2 इन द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, यानी जो CO2 है उसको किसमें, कार्बोहाइड्रेट में कौन कन्वर्ट करेगा, कैसे करेगा। अब जाहिर बात है कि अगर हम प्लांट्स में उसकी बात करते फोटोसिंथेसिस की, तो वहां पर कोई बैक्टीरिया का रोल तो था ही नहीं। अगर आपने जरा भी दिमाग खोल करके यहाँ पे क्लास अटेंड की हो या थ्योरी की क्लास पढ़ी हो, तो यहां से एक अंदाजा आपको ये जरूर हो गया होगा कि जीवाणु भी बहुत से ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है खुद से खाना बनाने की कैपेसिटी होती है। यानी जीवाणु जो होते हैं ज्यादातर, अधिकतर जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। अधिकतर क्या होते हैं फ्रेंड्स, परपोषी होते हैं, अधिकतर होते हैं परपोषी, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं स्वयपोषी। स्वयपोषी यानी होते हैं ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, स्वयपोषी भी होते हैं।
तो आपको यही बताना था। तो जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना है कभी साइनोबैक्टीरिया, जिनको आप बोलते हैं साइनो जीवाणु, तो उनमें भी ऐसा होता है। जो बच्चे राइजोबियम बता रहे हैं बिल्कुल सरासर निहायत गलत आंसर है। यहाँ पर सही आंसर है आपका रोडोस्पाइरिलम। और रोडोस्पाइरिलम जो होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये कैसा होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी अवायवीय होता है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन करेगा। इसको हम बोलते हैं अवायवीय, अवायवीय जीवाणु कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अवायवीय जीवाणु कहा जाता है। मेरी आवाज थोड़ा सा गला बैठ रहा है, तो कोई सुनने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, इरिटेशन तो नहीं हो रही है? क्योंकि जो है अभी ना पता नहीं मौसम चेंज होने की वजह से किस तरह से, जब से मैं पटना में आया हूं मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है, तो वैसे इतनी दिक्कत हो नहीं रही होगी, है ना। खैर चलिए, अब हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। रोडोस्पाइरलम जो होता है अवायवीय जीवाणु होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की बिना, ऑक्सीजन के एब्सेंस के बिना भी क्या है, क्या किया जा सकता है, याद रखेगा, श्वसन किया जा सकता है। और ये उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में कर देता है। प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में तो सीधे सीधे जो है क्लोरोफिल जो होता है वो ये काम करता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना जो पेड़ पौधे बनाते हैं वो CO2 को कन्वर्ट कर देता है पानी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट में। अब जो राइजोबियम बच्चे बता रहे हैं उनका आंसर इसलिए गलत है क्योंकि ये अपना मतलब खाना थोड़ी ना बनाता है। राइजोबियम पे चलिए थोड़ी सी इसकी तारीफ कर देते हैं कि राइजोबियम है क्या चीज। तो राइजोबियम के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सहजीवी पोषण को दर्शाता है, यानी सहजीविता दर्शाता है। जिस तरह से आप लाइकेन के बारे में पढ़ते हो इसी तरह से ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है। और ये किसके बारे में देखिएगा कि ये जो होता है राइजोबियम क्या होता है? एक जीवाणु होता है। राइजोबियम एक जीवाणु होता है और इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया था कि जितने लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट होते हैं फ्रेंड्स? लेग्यूमिनस। लेग्यूम जितने भी होती हैं, लेग्यूम का मतलब होता है दालें, और दालों में होती है प्रोटीन, और उनकी जड़ों में ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये इनका काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। क्या नाम होता है ना? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो इनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। इस तरह से करके आप देखिएगा, बात कीजिएगा कि इस तरह से होता है प्लांट, है ना, इस तरह से करके। ओके, तो ऐसे जब ये रहते हैं प्लांट तो उनकी जड़ें जो होती हैं, ये प्लांट है मान लो, और उसकी है ना इस तरह से प्लांट है यहाँ तक, और इसके नीचे जड़ें हैं, और जड़ों में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से करके रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट की गांठे 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 सी होती हैं। और उनको जब कभी उखाड़ कर देखो, जितने भी दालों वाले पौधे होते हैं, चाहे वो मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, चाहे वो मटर की दाल हो, या चाहे आपके उड़द क्यों ना हो, चाहे हो आपकी अरहर, चाहे कुछ भी हो, उसमें आप देखेंगे तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीवाणु मौजूद होते हैं, वो होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रेट में, ये देखो ये लिखा है हिग्र, वेरी गुड, हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन, शशि ओझा वेरी गुड, शिफा खान ओके, हाँ मुजम्मिल आलम ठीक है, ठीक है, इजहर अंसारी, सरफराज शाह, शिफा खान ठीक है ना, किरण शर्मा, चंद्रशेखर कुमार, समझ गए ना। चलो भाई, ये आपस में बात कर रहे हो या आप क्या समझ गए हो? आपस में बातें तो नहीं कर रहे हो आप लोग? क्योंकि कई बच्चे तो आपस में भी बातें करते हैं, कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है। और पूजा तुमने आज पढ़ाई की है ना, वहां के पूछ रहे हैं, खाना खाया, कहाँ की हो तुम, मतलब यहाँ पे कोई रिश्ते लग रहे हैं आपके जो एक दूसरे से बातें करते हो। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें छींक आई, बताया क्यों नहीं, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है। बहुत से लोगों को अक्सर देखा है, ट्रेन में भी लिख करके आ जाते हैं वहां पर आई लव यू सीमा। क्या एक बात बताओ, सीमा राजधानी एक्सप्रेस में या कहीं पर जाकर के, या कहीं ट्रेन में जाकर के उस टॉयलेट में जरूर जाएगी कि वो आके पढ़ेगी कि हाँ हमारे राहुल ने जो आई लव यू सीमा लिखा है वहां पे, ठीक है ना। वहां लिख करके आते हैं आई लव यू सीमा, ठीक है, मतलब हद है क्या वहां पर क्या है, वो सीमा देखने जाएगी आपके टॉयलेट उसमें, ठीक है ना। तो फालतू की चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो बी प्रैक्टिकल एंड शुड बी द प्रैक्टिकल भाई, एक दूसरे से जो है आपस में बातें नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। टीचर इधर खड़ा है तो जाहिर बात है उससे जो है इंटरेक्शन करिए। हाँ, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा मतलब कुछ भी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहला आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग हार्मोन है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है, अरे आपने देखा होगा जरूर, ठीक है। वहां लिख करके आते हैं, है ना, तुम्हारे गम में पागल हूं, मतलब पागल ही बनना, ठीक है। दूसरे को ऐसा बनो ना कि दूसरा तुम्हारे गम में पागल हो। तो अगर हम बात करते हैं सोमेटोट्रोफिन, और फिर दूसरा ये पगलेट बनाना क्यों भी है ना, तो जरा ध्यान से पढ़ लो यार, जिंदगी है इससे पहले की जिंदगी मामा बना दे, उससे पहले पहले पढ़ लो। चलो, तो हम बात करते हैं सोमेटोट्रोफिन है, देन क्या इंसुलिन है, देन क्या ऑक्सीटोसिन है। व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलो जल्दी से बताएंगे। तो अभी जो है आप लोगों की पढ़ने लिखने की उम्र है, ठीक है, अभी जो है इधर उधर लिखने की उम्र नहीं है। तो क्या है, सोमेटोट्रोफिन है, देन क्या इंसुलिन है, देन क्या ऑक्सीटोसिन है,
देखेंगे। आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब क्या होता है कि जीन में हम बदलाव करते हैं। तो जीन कितने बच्चे समझते हैं? पहले तो आधे बच्चों को यही पता नहीं होता कि आखिरकार जीन क्या होता है ना। कई बच्चे ऐसे हैं जो पीजीटी जूलॉजी करके आके बैठ गए, कई बार जूलॉजी पीजीटी बॉटनी करके और उस तरह से बैठ जाते हैं, और उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको जो है ये पता नहीं होता कि आखिरकार ये है क्या, है ना। बस किसी तरह से डिग्री हासिल कर लेते हैं, ऐसी डिग्री का क्या ही फायदा जिसमें आप ये ना समझ पाए। देखिए, तो बहुत ही सही और सटीक जवाब आते हुए कई बच्चों का, है ना। देखते हैं कौन सही आंसर बता पाएगा। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर जो है इनमें से, है ना, कौन सा ऐसा है जिसको बनाया गया था। तो देखो, हम क्या है जीन के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, है ना, क्रोमोसोम के सरफेस पे जो है जीन लगे होते हैं, और हर एक जीन एक नई प्रोटीन का निर्माण करता है। ऐसा भी हो सकता है दो जीन मिलकर के किसी एक प्रोटीन का निर्माण करें, और एक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जो है किसी नए उसको जो है कैरेक्टर को, गुण को दर्शाती है। फ्रेंड्स, है ना, हमारी बॉडी में कितने जीन होते हैं, कितने बच्चे बता पाएंगे? हमारी बॉडी में कितने जीन मौजूद होते हैं? हमारी बॉडी में कितने जीन होते हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा, हमारी बॉडी में कितने जीन होते हैं? चलिए धड़ाधड़ अपना जो है आंसर करते चलेगा। हाँ, तो ओके, चलो, बहुत से मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में मैंने कई क्वेश्चन पूछ करके देखे बहुत से बच्चों से, तो उनकी गलती नहीं है, उनको शायद थोड़ा सा ध्यान से उन्होंने पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे, जब जागो तभी सवेरा, जब सो जाइए तभी अंधेरा। यहाँ पर सही आंसर जाता है इंसुलिन को। याद रखिएगा, इंसुलिन जो होता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन जो होता है, इसको बनाया गया है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, यानी हम जीन में बदलाव ला करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि जो पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं, वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा कि जो बीटा सेल्स होती हैं, आइलैंड ऑफ बीटा सेल्स जिसको आप कहते हैं, उनके अंदर आप सबने देखा होगा। देखिए, बहुत बच्चे सही आंसर बता पा रहे हैं, और ये जो 40 आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 23 जोड़े बता रहे हैं कुछ लोग। अरे भाई, मैंने गुणसूत्र थोड़ी ना पूछा था आपसे। जो ये, हाँ, रेणु कुमारी, हाँ बेटा, ध्यान दो, ध्यान से, ठीक है ना। फ्रेंड्स, सभी ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों से मैंने क्रोमोसोम नहीं पूछे, गुणसूत्र नहीं पूछे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चे जो 30,000 बता रहे हैं, है ना, ये ऑल जो है राइट है, याद रखिएगा। तो बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, इनसे क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और आज हम इंसुलिन के इंजेक्शन को खरीद सकते हैं। इंसुलिन की मशीन भी आती है, उसको बाहर लगा दिया जाता है। बहुत से लोगों का पेनक्रियाज खराब हो जाता है, तो इसको देखिएगा, इंसुलिन की मशीन आती है। इसी तरह से इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है, और हम उसको लेते हैं जब डायबिटीज बढ़ जाती है हमारी। डायबिटीज को, यानी मधुमेह को रोकने के लिए, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए हम क्या है? इंजेक्शन लेते हैं। और इतने बल्क लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे हमें कराना पड़ता है जीन क्लोनिंग। तो हमें क्या करानी पड़ती है? याद रखिएगा, हमें करानी पड़ती है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग कराने से क्या होता है कि हम उन कोशिकाओं को बना लेते हैं जो बीटा कोशिकाएं होती, इनकी हम कराते हैं जीन क्लोनिंग। क्या कराते हैं? जीन क्लोनिंग। और फिर हम आर्टिफिशियल तौर पे हम क्या करा सकते हैं? बना सकते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन को हम आर्टिफिशियल तौर पे बेच सकते हैं कहीं पर भी। एंड वन मोर थिंग कि जो आपका ये होते हैं क्लोनिंग की मैं अगर बात करूं, तो क्लोनिंग जीवों में करना, खास करके भैंस वगैरह में क्लोनिंग करना, दुधेरी गाय में क्लोनिंग करना, शीप में क्लोनिंग करना अलाउड है। आप सबको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो क्लोनिंग की गई थी, क्लोनिंग का मतलब होता है हु बहू उसके जैसा। जैसे मान लो मेरा को आप क्लोन बनाना चाहें, तो मेरे जैसे क्या है, आप 5-6 क्लोन बना सकते हो। उन 5 को देखिएगा, एक जैसे दिखाएंगे, और जब वो मेरी एज में आएंगे तो मेरा क्लोन की आवाज भी वैसी होगी, देखने में भी वैसा ही होगा। थोड़ा सा वातावरणीय चीजों से फर्क पड़ सकता है कि रूप और रंगत में थोड़ा बहुत, साइज में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, खान पीन का फर्क पड़ सकता है, रंग पे फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज बिल्कुल हु बहू वैसे सेम कॉपी होगी। इसलिए इंसानों में जो है इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। इंसानों में क्लोनिंग करना अलाउड नहीं है, बट इंसानों के किसी अंग में क्लोनिंग करना अलाउड है। खास करके हम कर सकते हैं जीन क्लोनिंग, हम कर सकते हैं ऑर्गन और टिश्यू की क्लोनिंग भी करना अलाउड है। यानी अगर हमारा टिश्यू डैमेज हो जाए, हमारे मान लो दिल की सेल्स खराब हो जाए, हमारे कुछ ऐसी कोशिकाएं खराब हो जाए, तो उनको हम क्लोनिंग करा करके उतनी जगह को पेस्ट करके सही कर सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर साजिद है तो साजिद नहीं बना सकते, है ना। साजिद को साजिद, दूसरे दो साजिद नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो लोग जो है कई कई बनवा लेंगे, फिर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। पता चला कि एक ने क्राइम किया और दूसरा पकड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे में फोटोज भी वही आया, डीएनए भी वही निकला। रही बात फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट भी सेम होते हैं, और सेम नहीं भी होते तो प्लास्टिक सर्जरी से आप फिंगरप्रिंट तो स्किन को तो बदल सकते हो, लेकिन अंदर के डीएनए को नहीं बदल सकते। इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि जो एक एनडीआरआई है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि कहां है एनडीआरआई। एनडीआरआई का मतलब क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं आप इसको? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते हैं आप इसको? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते हैं आप इसको?
तो ये जो है भाई जो है संस्थान है ना, ये जो है कहाँ पर है, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, क्या, करनाल, हरियाणा में एक जगह पड़ती है करनाल। करनाल कहाँ पर है, ये शहर है हरियाणा में, दिल्ली के पास में पड़ता है ये हरियाणा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले, हाँ सबसे पहले एक जो है क्या है क्लोन बनाया भैंस का। बताओ उसका नाम क्या था, जो बच्चे मेरी क्लास कर चुके होंगे पहले से, ठीक है, भैंस का क्लोन बनाया, उनको जो है पता होगा या औरों को भी पता होगा, चलिए बताएंगे, बताओ कौन सा, उसका नाम क्या था। हाँ, क्या नाम था इसका जो क्लोनिंग की गई थी, कौन बताएगा कि इसकी क्लोनिंग का नाम क्या था, जो सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी भैंस की भारत में, उसका नाम क्या था। हाँ, उसका नाम क्या था भाई, गरिमा। क्या नाम था, गरिमा। गरिमा लड़कियों का नाम भी होता है, गर्ल्स का नाम होता है, बट गरिमा जो है वो एक भैंस का नाम था, उसका नाम रखा गया था गरिमा। क्या नाम रखा गया था, गरिमा। और सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले जो क्लोनिंग की गई थी, विश्व में सबसे पहले क्लोनिंग वो की गई थी भेड़ की। किसकी की गई थी, याद रखेगा, भेड़ की क्लोनिंग की गई थी, भेड़ की क्लोनिंग की गई थी। और भेड़ का नाम क्या था, उसका नाम था डोली, है ना, क्या नाम था, डोली, है ना। जैसे इंडिया में तो नाम भी होते हैं डोली, मंडोली और तंडोली, इस तरह से करके, तो ये क्या है, मंडोली, सॉरी डोली। तो डोली नाम की जो शीप थी, उसका जो है सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी पूरे विश्व में, और इंडिया में भैंस की क्लोनिंग की गई थी, है ना, भैंस का क्लोन बनाया गया था जिसका नाम था गरिमा। अब ये गरिमा से याद रखेगा, रखिएगा, एंड आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ डोली जो है बड़ी चुकुर सी है, बड़ा अजीब सी खूबसूरत सी है। और डोली की क्लोनिंग कैसे की गई थी, किसी दिन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस तरह की चीज को बताने के लिए मैं, है ना, जो है बताऊंगा इस तरह की चीज, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, यानी वर्णक है, जो प्राप्त होता है किससे। आपको क्वेश्चन समझना है, उसका आंसर करना है। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है किससे। लिटमस इज अ नेचुरल डाइज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन है आपका शैवाल, शैवाल से, देन दूसरा ऑप्शन है आपका कवक, देन तीसरा ऑप्शन है लाइकिन, एंड देन इससे अगला ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, देन क्या है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। व्हाट शुड बी द आंसर, जल्दी से आंसर कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा सेशन में। थोड़ी देर की बात और है, थोड़े क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़ी बात बाकी है, थोड़ा समझना बाकी है, थोड़ा जरूरी है कुछ चीजों पर डिस्कशन करना, ठीक है। तो वही है, इसी तरह से रहना चाहिए, है ना, कि जिस तरह से एक अमीर खुसरो साहब एक शेर कहते हैं, और उसकी मुझे 2 लाइनें याद हैं, और इसमें कहा जाता है कि मोहब्बत हो तो इस तरह से हो, ठीक है, जिसमें जो है रातें भी कटनी भारी हो जाएं और याद हो। वैसे भी कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, है ना। तो उसमें वो कहते हैं कि क्या था वो हाँ, जिहाल मिस्किन मगन तगाफुल, जिहाल मिस्की मगुन तगाफुल, फुराए नैना, ऐसी था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, दुराए नैना बनाए बतियां, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जिस दिन मैं न देखूं, सखी पिया को मैं जिस दिन न देखूं, कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये जो रतियां हैं, मैंने उसी तरह से, ठीक है, सखी पिया को, ठीक है, तो वही याल मिस्की मगुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जिस दिन मैं न देखूं, कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये जो रतियां हैं वो कैसे कट जाएंगी, अंधेरी रतियां। तो इसी तरह से आपका भी जुनून जो है वो इस तरह का, उस लेवल का होना चाहिए कि जब तक जॉब न ले लूं कैसे काटूं, है ना, ये टाइम जो बीच में है अंधेरी रतियां, ठीक है ना। इसी तरह से करके था कि वहां पर अमीर खुसरो साहब कहते हैं कि जब तक उसकी जो है ना दीदार न हो जाए, ठीक है, कैसे कटे अंधेरी रतियां, ठीक है, वैसे ही है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है किससे, ऑप्शन है आपका शैवाल से, है ना। इसी बात पे जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना हार्ट दे दीजिएगा। बीच बीच में ऐसी टूटी फूटी इस तरह की शायरी, शेरो शायरी आपको करा करके मैं, है ना, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता रहता हूँ ना, ठीक है। चलो, तो शैवाल से, देन क्या है फंजाई से, देन क्या है लाइकिन से, किससे प्राप्त करेंगे आप। तो बस वैसे ही जोश जज्बा रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, और हमें पता होना चाहिए यार, वैसे ही कहा जाता है कि तुम्हारी बिखरी बिखरी जुल्फें, ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये बुझा बुझा सा चेहरा, ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये बुझा बुझा सा चेहरा, तुम्हारी सुबह बता रही है तुम्हारे रात का फसाना। तो आपका फसाना हमें समझ में आ जाना चाहिए कि आपका फसाना क्या था, क्या आपने पढ़ाई की है या ऐसे ही कस के सो करके आए हो। इसलिए याद रखेगा, 6 घंटे की नींद आप लोगों के लिए एनफ है। स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे की नींद मोर देन एनफ होती है। 6 घंटे की नींद काफी है, इससे ज्यादा नींद अभी मत लीजिएगा, आप लोगों के लिए आराम हराम होना चाहिए। इसलिए जो है जुल्फों से पता न चलना चाहिए कि आपने किस तरह से, है ना, क्या किया है। तो चलिए, यहाँ पर जो सही आंसर है, सही आंसर है आपका लाइकिन। अगर आपका एंटरटेनमेंट
इंपॉर्टेंट हो गया हो तो जरा इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है, मोहब्बत के सिवा और भी कम है जरूर जमाने में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका शवाल है, देन कवक है, देन क्या है, लाइकेन्स है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है भाई, शुक्रिया शुक्रिया, चलिए बहुत बढ़िया है ना। इसी बात पे हार्ट दे दीजिए, 5 हार्ट है ना, जब भर दीजिए इसको जरा, थोड़ा सा रंगीनिया हो इसमें, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है आपका सवाल है, देन क्या है, कवक है। तो देखो लाइकेन जो है वो क्या चीज होता है, लाइकेन के बारे में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसके बारे में हम कई बार डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो सवाल का जो ये लाइकेन होता है, लाइकेन का मतलब क्या है, तो आइए जरा समझते हैं कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन में जो है आपका शवाल होता है, कवक होता है, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, है ना। चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये इसको प्रोवाइड करता है आवास, और ये इसको देता है क्या, फूड, यानी ये भोजन देता है। और ये सहजीवित किस में रहते हैं, सहजीवी पोषण में रहते हैं, सहजीविता दर्शाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइज, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। मे गॉड ब्लेस यू टू अचीव सक्सेस इन योर मिशन, एंड आई होप यू गाइज विल सेलेक्ट इफ यू डू वर्क हार्ड, सो प्लीज कीप इट अप। आप जो है लगे रहिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और देखिएगा जो बात है ना अभी, हैप्पी, हाँ ठीक है, रमजान जो लोग है ना, हैप्पी महाशिवरात्रि, कल हमने बोला भी था, ठीक है, नहीं बोला तो वही है ना, बिलेटेड हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड जो लोग क्या है रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं उनको भी देखिए, व्रत हो या रोजा हो, इसके रखने के कितने फायदे होते हैं। हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है, हमारा जो है, हाँ व्रत हो या एक ही कंसेप्ट है, हमारा जो ब्लड शुगर है कंट्रोल हो जाती है, हमें स्ट्रेस सहने की शक्ति आ जाती है, हमें सब्र आता है, और हमें कैंसर होने की क्या है कमी, मतलब कैंसर होना बहुत कम हो जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी जो खुद की सेल्स होती हैं वो खुद की सेल को खा जाती हैं, जिसको हम साइंस में ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोफैजी, यानी खुद की हमारी खराब कोशिकाओं को हमारी अच्छी कोशिकाएं खा डालती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोफैजी। और रही बात जैसा मन में होता है वैसे ही होता है। मैं 13 घंटे क्लास है ना, 13 घंटे क्लास बिना जो है, मतलब बिना रुके लगातार जो है, बिना खाए पिए, यानी रोजे में भी मैं ले लेता हूं, तो रोजा छोड़ना नहीं है। इसी तरह से आप व्रत रखते हैं, व्रत करिए, पूजा करने से आपको सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं आप जो है, जो आपको फील जिससे कर रहे हो करिए, जिसका मन हो तो करते जाएं। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब यहां से याद रखिएगा कि जो लिटमस पेपर होता है वो हमें इससे प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिटमस पेपर की। तो जो लिटमस पेपर है वो हमें सीधे लिटमस पेपर नहीं मिलता, लिटमस डाई मिलती है। और लिटमस डाई का खुद का कलर आपसे पूछेगा कि कैसा कलर होता है, तो आप बताएंगे हल्का सा नीला होता है, पर्पल होता है। तो कैसा होता है भाई, नीला रंग जैसा होता है इसका खुद का कलर। और फिर इससे हम चिपटा करके लपेट के इससे बनाते हैं लिटमस पेपर। तो इससे हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर पहले आते थे 2 कलर के, लाल कलर के, नीले कलर के। और अब जो आते हैं वो कैसे कलर के आते हैं, याद रखिएगा। अब जो आते हैं, हाँ अब जो आते हैं वो लिटमस पेपर लाल और नीले नहीं आते, अब ब्राउन कलर के आते हैं। अब कैसे आते हैं, ब्राउन कलर के आते हैं। इतना वक्त नहीं है किसी के पास कि जो है वो उसको लाल को नीला, नीले को लाल में डालेगा। अब तो ब्राउन कलर के आते हैं, सीधे सीधे आप जो है एसिड में डुबोइए, लाल हो गया तो एसिड है, नीला हो गया तो बेस है। बस इतना ही याद करना है। तो याद रखिएगा, इससे आप लिटमस पेपर से फिर ये समझ जाते हो कि क्या है ना, इससे हम जो लिटमस पेपर बनाते हैं। और याद रखिएगा, लाइकेन जो है एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होते हैं, किसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रदूषण के लिए। समझ में आगे बात है, यहां तक आप लोगों का हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, लेकिन हाँ आपको पढ़ना तो वही पड़ता है कि एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और बेस जो होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगला है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है किसमें। जो पंच जगत पद्धति है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस में रखा जाएगा डायनोफ्लैजिलेट्स को, किस में रखा जाएगा डायोएटम्स को, किस में रखा जाएगा स्लाइम मोल्ड्स को, किस में रखा जाएगा आपका प्रोटोजोन्स को। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। सही बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और इसी तरह से टाइम निकाल करके आते रहिए और अपने जो है साइंस को अच्छा करते रहिए। कुछ दिन में आपको हम एनवायरमेंट की क्लास भी है ना ऑफिसर एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। और ठीक है, तो जो है बने रहिएगा। और इसी तरह से आपका जोश और जज्बा कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है आपका प्रोटिस्टा, देन क्या है मोनेरा, देन क्या है फंजाई, देन क्या है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो देखो यार जो, हाँ देखें कितने बच्चे बता पा रहे हैं मोनेरा, मोनेरा, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। जिन लोगों को लग रहा है मोनेरा और जिन लोगों को लग रहा है प्रोटिस्टा, जिन लोगों को लग रहा है कौन सा फंजाई, तो जाहिर बात है फंजाई वाले तो सरासर आंसर गलत है। क्या नाम है आपका, राधा कुमारी। राधा ध्यान से देखो, आपने सी टाइप किया है, शायद आपने गलत किया, गलत का गलत ही किया है। तो आपका जो फंजाई आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं जो बच्चे
चुन रहे हैं, चुन चुन के चुन रहे हैं, है ना, सुन सुन के चुन रहे हैं, देख देख के चुन रहे हैं। सही आंसर जो मुनेरा बता रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत आंसर है। और अभी शायद कल ही परसों हमने इस पर डिस्कशन किया था कि मुनेरा में आपके आते हैं कौन, जीवाणु। तो मुनेरा में आपके जो आते हैं वो कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं। मुनेरा में कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं, यानी बोले तो बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। याद रखिएगा जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा आपका सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। तो सही आंसर आपका जाएगा प्रोटिस्टा को। और प्रोटिस्टा में ही आपके आते हैं, देखो कौन आते हैं, डाई एटम्स आते हैं। शायद कल के ही हमने किस सेशन में पढ़ा था, गोनी ओलेक्स पढ़ा था ना, डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ते हैं, गोनी ओलेक्स है ना, उसका एग्जांपल था। तो डाई एटम्स इसमें आ जाते हैं, याद रखिएगा। और इसी में आपके आते हैं कौन से, डायनोफ्लैजिलेट्स। कौन से आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं इसमें फ्रेंड्स। क्या आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स ये सब जो है इसमें आते हैं आदि। समझ में आगे बात ये। तो ये आप लोगों का सही आंसर है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही था। अभी अब देख लेता हूं मैं कितने लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। रुचि कुमारी है, नितेश कुमार है, अफसाना है, बिट्टू है, हाँ सिंटू है, और ठीक है, रूपा चौधरी है, पूजा सुरजे है, अलका कुमारी है, रूपम कुमारी है, और ठीक है, नीलम कुमारी, पप्पू राजा सिंह, ओके, राजना, ओके, एंड रश्मि, खुशबू कुमारी है, जगदीश कुमार डीबी जी है, देन क्या है, रजना कुमारी है, ठीक है, वेरी गुड, बने रहिएगा हमारे साथ। कोमल है, शिफा खान है, बहुत बच्चे रेगुलर हैं जो हमेशा आते हैं, तो कैसे इन लोगों का बहुत बढ़िया नहीं होंगी सारी चीजें। रौनक कुमारी, ठीक है, कौन है, पूजा मिश्रा, ठीक है, वेलकम आप सभी का। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले ये आपको थोड़ा सा बता दें कि नया बैच की शुरुआत हमारे हो चुकी है 27 फरवरी से, यानी कल से इस बैच की शुरुआत हो गई थी। और इस बैच में जो हमसे रूबरू आके पढ़ना चाहते हैं आमने सामने से, वो आके जुड़ सकते हैं। पूरी ऑफिसर एकेडमी टीम के साथ आमने सामने से पढ़ सकते हैं। तो पटना जो है नाथकुटी कॉम्प्लेक्स, मुशल्लापुर हाट, पटना में आकर के जो है मिल सकते हैं। एंड ये इंक्वायरी नंबर है, किसी को इंक्वायरी करनी है उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये PRT का 125 वाला बैच है, इसमें आप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है मार्केट में आ गया, तो ऐसा मान करके चलना कि धुन है ना, एक जो है एक क्या है, धुआं सा उड़ गया, और जो है एक अपने आप में धूम मच गई मार्केट में, है ना, इन द सेंस कि साइंस के बाजार में। ठीक है, वही लोग आगे निकलते हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। जिन लोगों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, वो देश देखिएगा बड़ी तेजी से ग्रो करता है। वैसे भी कहा जाता है किसी देश का जो विकास होता है वो R&D के बेस पे ज्यादा होता है। या तो हमारे पास खुद पहले से इतनी धरोहर हो, या फिर हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। यानी रिसर्च एवं डेवलपमेंट हमारा जो है बहुत बड़े लेवल का होना चाहिए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आपका H. रोहर ने, देन क्या है, G. विन्निंग है, देन एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने, या फिर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखते हैं कितना सही आंसर दे पाएंगे। और देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हनीफ खान है, संजीव कुमार, ठीक है, मृलानी है, MD तनवीर है, पुष्पम कुमारी है, ठीक है, स्मिता है, वेरी गुड, बिट्टू कुमार है ना, बिट्टू ब्लॉग, क्या नाम है आपका। तो यहाँ पर जो है सही आंसर देखिएगा, जिन बच्चों ने आंसर दिया है C, जिन्होंने दिया है B, जिन्होंने दिया है A, सभी के आंसर हैं गलत, है ना। सही आंसर है E। सही आंसर क्या है आपका, E है। तो आइए जरा समझते हैं कि कौन वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम था नॉल, एक का नाम क्या था, नॉल, एंड दूसरे का नाम क्या था, रस्का। ठीक है, क्या है, मैं रस के कमर नहीं है, रस का है। तो एक का नाम क्या था, नॉल, एक का नाम क्या था, नॉल, और दूसरे का नाम क्या था, रस का। तो नॉल एवं रस का, तो याद रख लेना, लिख लेना। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत ये होती है कि चीजों को 3 लाख गुना बड़ा करके भी दिखा सकता है। यानी 3 लाख गुना क्या है, मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तो सेल की बहुत अच्छे से स्टडी होने लगी। सेल के अंदर के कोशिकाओं को ढूंढ ढूंढ के देखा जाने लगा, बैक्टीरिया को 3 लाख गुना बड़ा करके देखा जाने लगा। इसी तरह से चीजें जो आगे बढ़ती चली गई। याद रखिएगा, नॉल एंड रस का। ठीक है, तो नॉल एंड रस का अब आपको मैं बता देता हूं कि इसके जो है 2 टाइप होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आप में शायद ही किसी ने देखा होगा, बहुत कम बच्चों ने देखा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो जल्दी ऐसे दिखाया नहीं जाता है, और वैसे भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, और इसको ऐसी छूने नहीं दिया जाता जल्दी, क्योंकि इसमें अगर जरा भी आपने प्रोग्रामिंग जरा भी गलत कर दी तो इसका कॉलम फूक जाता है, और कॉलम कई लाख रुपए का पड़ता है, क्योंकि इसकी कीमत ही लगभग 1-1.5 करोड़ से तो शुरू होती है। और आपने वो जो छोटा वाला देखा होगा, वो जो छोटा वाला होता है वो तो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है फ्रेंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप क्या करते हैं, चीजों को छोटा मोटा जो है थोड़ा बहुत बढ़ा करके देख सकते हैं, 3 लाख गुना मैग्नीफाई नहीं कर सकते। समझ
रहे ना। तो याद रखिएगा इसमें दो तरह का होते हैं, एक तो आपका होता है सैम, तो याद रखिएगा एक तो होता है सैम, बहुत से लोग तो नाम भी रख लेते हैं ना सैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड सैम, लेकिन ये सैम है, वो सैम SAM होता है, ये सैम है। और दूसरा होता है आपका टैम, दूसरा क्या होता है, टैम होता है। इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, आ सकती है, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन, है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्कोप। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी टैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, टैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, टैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, टैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। टैनिंग नहीं बल्कि कहिए ट्रांसमिशन, सॉरी टैनिंग भी बोल देते हैं वैसे, ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कह देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इस तरह से करके, और इससे जो है आपका जो है क्या पता चलता है कि उसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा है, पृष्ठ क्षेत्र कैसा है, ऊपर की बनावट कैसी होती है, तो पृष्ठ क्षेत्र का पता चलता है। और इससे साइज का पता चलता है, इससे पार्टिकल के साइज का, कणों के आकार का पता चलता है, कणों के आकार का पता चलता है। मैंने अपनी PhD के दौरान जब ये कराया था तो इससे जो है मेरे नैनो पार्टिकल्स मैंने बनाए थे प्रदूषकों को हटाने के लिए, मैंने एडजॉर्बेंट बनाया था मेंथा पेपरेटर से, तो मैंने भी ये कराया था, मुझे चलाने नहीं आता, बट एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये था एक जगह, तो वहां पर अपना सैंपल हम भेजते थे, एम्स में भेजते थे कई बार, वहां से जो है इसका हम टैनिंग कराते थे, और टैनिंग से हमें पता चल जाता है कि क्या होता है, हाँ, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सैम होता है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आता है। हाँ जी, हाँ, शिफा खान कह रही है बायो ही पढ़ाएं, ये क्या चीज है, ये कौन बोल रहा है कि ये बायो का पार्ट नहीं है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ाया जाता। मतलब कुछ भी आप डिसाइड कर लेते हो कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं, आप बताओगे मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, जाहिर बात है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपका, आप उठा करके देख लेना, बायोलॉजी में वही क्वेश्चन है, और ये बायोलॉजी में ही क्वेश्चन आता है जनरली, समझ रहे ना, हाँ, बायोलॉजी में ही क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, ये क्या, आपको लिखते हुए थोड़ा सा आपके हाथ नहीं कांपते कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। शिफा खान आपने ये लिखा है, आप तो इतने रेगुलर स्टूडेंट हो, आप ऐसे लिखोगे, आपको नहीं लगता कि मुझे भी बुरा लगेगा, है ना, कि आप बताओगे मुझे कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए, तो चलो, आप तो इतने रेगुलर स्टूडेंट हो, उम्मीद नहीं थी मुझे आप इस तरह का कमेंट करोगे, तो खैर कोई बात नहीं। चलिए, आपका अपनी समझ है, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपका, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, ऑर्डिनरी नॉट एन पेयर ऑफ द पोल्यूटेंट। ऑप्शन है आपका CO2, ठीक है, देन दूसरा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन तीसरा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये हर जगह बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, चलिए, तो क्या है CO2, है ना, CO देन SO2, ठीक है, बताओ वो शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही आंसर होगा, तो हमारे पास जो है 1 मिनट का वक्त है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा। तो इसमें पूछा गया है कि वायु प्रदूषक नहीं है सामान्यतः, साधारणतः नहीं है, तो देखिएगा CO2 हमारा सही आंसर होता है, सामान्यतः इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। वैसे भी इन्वायरमेंट में 0.03% ओनली जो है वो CO2 होती है, बट इसको थोड़ा बहुत हम ये कह देते हैं कि ये जो है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, वैश्विक तापन करती है, लेकिन वैश्विक तापन होना भी जरूरी है, लेकिन एक हद से ज्यादा होगा तो ये दिक्कत करता है वैश्विक तापन, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को आप बोलते हैं कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, लेकिन जो है कोई खास प्रदूषक का काम नहीं करती। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषक का काम करती है, और उसके साथ साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये भी क्या है, प्रदूषक का काम करती है। सबसे ज्यादा विषैली गैस ये होती है, और दम घोटू गैस के नाम से इसको जानते हैं, दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना, ये हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आप सब जानते हैं कि एसिड रेन कॉज करती है, आगे चल के जब ये ऊपर एनवायरमेंट में पहुंच जाती है, सल्फर का ऑक्साइड है ये, वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और जाकर के एसिड रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिड रेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एसिड रेन हो जाएगी, जिसको आप बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या होता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। आई होप यहां तक फंडा आप सबका क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए, है ना, ठीक है, शुक्रिया। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसी तरह की क्लास में आने के लिए आप द ऑफिसर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी क्लास रोज 8 बजे होती है, इसी तरह के क्वेश्चंस को मैं लेकर के
लेके हमेशा आते रहता हूँ। इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ख्याल रखें अपना अपना और अपने घर वालों का, सभी का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जान है तो जहान है। हाँ सर, आप रोजा रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ मैं, एक भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो मैं एक जो है, हाँ बिल्कुल, तो उससे हमारी बॉडी का बहुत सा फायदा होता है। हाँ तो आप भी ठीक है, व्रत रखते हैं तो व्रत रखिए, नहीं रखते हैं मत रखिए, रखते हैं जो भी है, तो वो सब अपनी अपनी जो है चीजें होती हैं। रिलीजन को चीजों से नहीं जोड़ना है, बस सिर्फ अपने जो है जो अच्छाई के नाते आप कर सकते हैं वो करते रहिए। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा सिर्फ दिन ईमान सारी चीजें, सबसे पहले शिक्षक है, उसके बाद में बाकी सारी चीजें हैं। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और उस प्यार को बनाए रखेगा, और मुझे भी बड़ा अच्छा महसूस होता है आप सबके साथ में इस तरह से करने के लिए। तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा एंड जो है बड़ा अच्छा महसूस होता है। और वैसे भी गुलशन में बाहर फूलों से होती है, तो जरिए आप ही के जरिए जो है बड़े मन को सुकून मिलता है, समझ रहे ना। आप ही के जरिए जो है अच्छा लगता है, पूरे दिन भर की स्ट्रेस के साथ में आकर के जब भी आपके साथ क्लास में आते हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन हो, सच में टीचर को बहुत अच्छा फील होता है। तो इस प्यार मोहब्बत को बनाए रखिएगा हमेशा के लिए। सभी से इस तरह से गुजारिश है, बस अपना ख्याल रखें, हर माँ बाप का ख्याल रखें, जो भी है हर किसी का, जितना का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, लव यू टोल, गुड नाइट, जय हिंद, शब खैर, बाय, टेक केयर।